Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 30th of November, that is of today. Some of the topics that we will be going to study today is with respect to market capitalization. New record has been achieved by Indian financial markets, which is a very good sign. Next is about Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana extended for 5 years. Another thing is about National Food Security Act of 2013. Next is about self-help groups. We are talking about the new scheme for women self-help groups where center would be providing 80% of the cost of drones to the self-help groups. Next is with respect to fast track courts. Fast track courts has been specially established to settle off the cases with respect to POSCO, that is prevention of sexual harassment. Next is about the Charlie Munger, who was regarded as the right hand of the Warren Buffett. So these are some of the news that we will be studying in today's lecture. So, my name is Rahul Kopulwar and I am your faculty for general awareness. Without wasting any further time, let's move on to our first news. And first news is with respect to market capitalization. इंडिया ऐसी चौथी कंट्री बन गई है जिसका 4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन टच हुआ है। अभी तक कोई भी कंट्रीज नहीं है ये तीन कंट्रीज के अलावा। कौन कौन सी? यूएसए, चाइना और जापान। ये तीन ही कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक $4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन टच किया हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन number of shares in the market into price of share is known as market capitalization. Okay, this we have already studied few days back with the understanding of one of the company's example. So India has recorded the second fastest growth in dollar terms after the USA in 2023. यूएसए के बाद इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे फास्ट कौन से मार्केट्स की ग्रोथ हुई है? दैट इज इंडिया की ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन। तो अभी फॉर एन एग्जांपल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 ट्रिलियन हो गया, पहले 3 ट्रिलियन था। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स फॉर एन एग्जांपल कांस्टेंट है तो प्राइस ऑफ शेयर बढ़ गई। प्राइस ऑफ शेयर क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो शेयर्स का डिमांड है मार्केट में एज कंपेयर टू इट्स प्राइस। डिमांड क्यों रहेगा? क्योंकि कुछ कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही है। जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑब्वियसली उनके शेयर्स की डिमांड रहेगी। जब शेयर्स की डिमांड रहेगी तब जाके उनका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इज कंपनी परफॉर्मेंस। सेकंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यार इंडिया में इन्फ्लेशन अच्छे खासे रेंज में है, जो हमें रेंज चाहिए, आरबीआई को रेंज चाहिए, उस रेंज में इन्फ्लेशन खेल रहा है। उसी के साथ साथ आपके जो जॉब्स है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा थोड़ा कम होते रह रहा है। प्रोडक्शन काफी ज्यादा निकल रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट, सर्विस सेक्टर से आउटपुट काफी ज्यादा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो हर एक सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसके वजह से भी जो बाहर के इन्वेस्टर्स है इंडिया में पैसा लगाने को देख रहे, इंडियन इन्वेस्टर्स है इंडिया में पैसा लगाने को देख रहे। क्यों देख रहे? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग लग रही है। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग लग रही है, बाहर के लोगों का पैसा आ रहा है, बाहर के लोगों का पैसा शेयर मार्केट में आ रहा है, शेयर मार्केट में आ रहा है तो शेयर की प्राइसेस बढ़ जाएगी। शेयर की प्राइसेस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। So India's market capitalization at first hit the 3 trillion mark on May 24, 2021. 3 ट्रिलियन 2021 में रीच किया था हमने और 4 ट्रिलियन अभी रीच किया है हमने। कल कल हमने रीच किया है $4 ट्रिलियन का मार्क। India's market capitalization has moved from 3 trillion US dollar to 4 trillion in just 31 months. This fact is also need to be remembered from the examination point of view. But
अभी एक पॉइंट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्रोथ इन द मार्केट वाज फास्टर देन द ग्रोथ इन जीडीपी इन डॉलर टर्म्स। हमारा जितना जीडीपी भी नहीं है उससे ऊपर हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स का। ठीक है, मतलब जीडीपी तो इतना अच्छा नहीं है, जीडीपी हमारा 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, बट उससे ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का संदेह हो सकता है, बट इंडिया में वो संदेह नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर है एज कंपेयर टू जीडीपी, ये याद रखिए। तो उससे पहले वैल्यूएशन मतलब समझिए, वैल्यूएशन क्या होता है, कंपनी का वैल्यूएशन मतलब क्या होता है। आप बार बार शार्क टैंक देखते होंगे, वहां पे देखते होंगे आप वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब क्या, फॉर एन एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट है 40 करोड़ इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर वो कंपनी को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आज बेचना चाहता है, तो वो कितने पे मैक्सिमम अमाउंट पे वो चीज बेच सकता है, अपनी कंपनी को बेच सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आइडियल केसेस में, नॉर्मल केसेस में जो कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए वो 2.5 टाइम्स होना चाहिए ऑफ द नेट प्रॉफिट। दैट इज 40 इंटू 2 180, और अगेन 20 उसमें ऐड कर दो 0.5, तो 100 करोड़ उस कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए। 100 करोड़ वैल्यूएशन मतलब 100 करोड़ वैल्यूएशन मतलब वो कंपनी इस टाइम पे कितनी की बेची जा सकती है, इज द सिंपल मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन। ओके, सो कंपनी XYZ लिमिटेड है, उसका नेट प्रॉफिट है 40 करोड़, बट अगर मुझे इस टाइम पे उस कंपनी को बेचना है तो मैं कितने पे बेच सकता हूं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज वैल्यूएशन। ओके, बट वैल्यूएशन हमारा आइडियल केस में 100 करोड़ होना चाहिए यहाँ पे। बट आप देखते होंगे कोई कोई कंपनी 40 करोड़ का ये लगा रहे, वैल्यूएशन लगा रहे, विच इज अ वेरी बैड वैल्यूएशन। यार अगर 40 करोड़ का कंपनी है, 400 करोड़ का कोई वैल्यूएशन लगा रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, कंपनी कोई इन्वेस्टर खरीदने को देखेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा यार। एक साल में कंपनी 40 करोड़ बना रही है, अगर वो इन्वेस्टर उसमें 400 करोड़ डाल के अगर वो कंपनी खरीद रहा है, तो उसको प्रॉफिट बनाते बनाते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, या फिर वो उतना कभी प्रॉफिट बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैड वैल्यूएशन। अगर आपकी 40 करोड़ की कंपनी है, आप 10 गुना 5 गुना 7 गुना 8 गुना 100 गुना अगर आप वैल्यूएशन लगा रहे हो, तो इससे कभी भी इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी नहीं खरीदेगा। ओके, क्योंकि उसको पैसा बनाने में टाइम लगेगा। तो अभी यही चीज समझ लो, अभी आपको आसानी से ये चीज समझ जाएगी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है एज कंपेयर टू इट्स जीडीपी, एज कंपेयर टू इंडिया जीडीपी। ओके, तो यार जीडीपी 3.7 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 ट्रिलियन है। ओके, सो अगर हमारा जीडीपी ही इंप्रूव नहीं हुआ, जीडीपी ही अगर नीचे गया, या फिर जीडीपी ही हमारा स्टैग्नेंट रहा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारे कंपनीज अपना जीडीपी बढ़ा नहीं, मतलब कंपनीज का आउटपुट नहीं बढ़ा, कंपनीज का इनकम नहीं बढ़ा। अगर कंपनीज का इनकम नहीं बढ़ा तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स चले जाएगी। इंडिया में मान के चलो जॉब्स चली जाएगी, इंडिया में अगर जॉब्स चले जाएगी तो मार्केट में लोग पैसा डालने के लिए देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा। बाहर के इन्वेस्टर, उनको पता है यार इंडिया के बिजनेसेस इंप्रूव ही नहीं हो रहे, तो उस केस में क्या करेंगे, वो भी अपना पैसा निकाल लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि जीडीपी बढ़ नहीं रही है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी धीरे धीरे कम होते रहेगा, और जिसके वजह से एक टाइम पे पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी से ज्यादा होना इज अ बैड थिंग, बट इंडिया के लिए ये अच्छी चीज है, ऐसा बताया गया है। इंडिया में इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बताया गया है। क्यों कोई दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यार इंडिया का जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है, इंडिया के जो बिजनेसेस है, वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते रहेंगे। ओके, इंडिया
जो पॉलिसीज बनाएगा बिजनेसेस के लिए वो फेवरेबल पॉलिसीज रहेगी। अगर कोई फेवरेबल पॉलिसीज है तो अपना बिजनेस भी तो थ्राइव करेगा ना यार। उसको अगर टैक्सेस कम देने पड़ रहे हैं, उसको सब्सिडीज मिल रहे हैं, उसको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो बिजनेस भी तो ग्रो करेगा क्योंकि सिस्टम अच्छा है। और उसी के साथ साथ क्या, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी में ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये तीन फैक्टर्स, एक तो ग्रोथ, गवर्नेंस और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज की वजह से हमें लगता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा भी है एज कंपेयर टू इंडिया जीडीपी, फिर भी इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है। तो तीन फैक्टर्स आपको याद रखना है। तो बाकी नेशंस के लिए बोला है जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर है एज कंपेयर टू इट्स जीडीपी, वहां पे दिक्कत होने के चांसेस हो सकती है। जैसे चाइना, चाइना में अभी डाउनफॉल चल रहा है उनके जीडीपी का, चाइना की जीडीपी ग्रो नहीं हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले साल से इस साल चाइना की जो जीडीपी है वो नीचे गिरेगी। तो इस केस में उनका मार्केट्स पूरा का पूरा क्रैश हो सकता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जॉब चली जाएगी, और जिसके वजह से मार्केट्स में डिमांड नहीं किया जाएगा शेयर्स का। अगर शेयर्स का ही डिमांड मार्केट में नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट्स क्लैश हो जाएगा। आई गेस इट इज वेरी 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 क्लियर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक चीज बस आपको समझना है कि अभी हम 4 ट्रिलियन पे पहुंच गए, अभी हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी ज्यादा है। जब हम 3 ट्रिलियन पे भी थे ना, तब भी हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी ज्यादा था। तो 3 ट्रिलियन पे कितना था, 110% था। अभी कितना है, 120% है। पर उसके पहले की हम बात करें तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी वाज लेस देन 100 था। ठीक है, एंड विच इज कंसिडर्ड एज अ फेयर वैल्यू, जो चीज मैंने आपको बता दी है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट ओईसीडी। ठीक है, ओईसीडी के बारे में पता होना चाहिए पहले। ओईसीडी इज सेक्रेटरी जनरल इज मैथियस कॉरमैन, उसके मेंबर कंट्रीज 38 है। एस्टैब्लिश्ड हुई है 30 सितंबर 1961 में। हेडक्वार्टर्स इज इन पेरिस फ्रांस, एंड चीफ इकोनॉमिस्ट इज क्लेयर लोम्बार्डेली। यस, चीफ इकोनॉमिस्ट ओईसीडी का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेटा के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ये जो डेटा प्रेजेंट किया गया है, उनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने बोला है। ओके, ओईसीडी की एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक। आईएमएफ के रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कंफ्यूज नहीं होना है, ओईसीडी के रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इन्होंने बताया है कि इंडिया का जीडीपी कैसा रहेगा, कितना ग्रो करेगा 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में कितना ग्रो करेगा यार, वो उन्होंने बताया है। क्यों ग्रो करेगा उन्होंने वो भी बताया है। ग्लोबल जीडीपी क्या रहेगा वो भी उन्होंने यहाँ पे चीज बता दी है। ओके, OECD retains its growth projection for India at 6.3% for FY24। उन्होंने तो बोला है FY24 में ग्रो करेगा 6.3% से। क्यों ग्रो करेगा यार, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है। इसके वजह से इंडिया का जो जीडीपी रहेगा वो 6.3% रहेगा FY24 में, उनका ऐसा बोलना है। ओके, और क्यों यार, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली मार्केट में पैसा डाल रही है, मार्केट में पैसा डाल रही है, तो लेबरर्स के पास पैसा आ रहा है, जनरल पब्लिक के पास पैसा आ रहा है, और जब जनरल पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा तब वो लोग स्पेंड करेंगे इकोनॉमी में। जब वो लोग स्पेंड करेंगे इकोनॉमी में तब जाके इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, सिंपल एज दैट। तो ओईसीडी दो रीजंस की वजह से उनको ये बोलना है, सर्विस एक्सपोर्ट्स एज वेल एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बट उन्होंने बोला है इंडियन इकोनॉमी FY25 में, दैट इज अगले फाइनेंशियल ईयर में 6.1% से ग्रो करेगा। इस साल करेगा 6.3%, उसके अगले साल करेगा 6.1% के हिसाब से। क्यों करेगा यार, ड्यू टू एडवर्स वेदर इवेंट्स एंड वीकेनिंग इंटरनेशनल आउटलुक। एडवर्स वेदर इवेंट्स, ठीक है, तो बारिश चाहिए आपको, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करना है। सपोज आपको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो आपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया, तो जाके एग्रीकल्चर के जो गुड्स होते हैं वो तरह तरह के कंपनीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। जैसे आपने मान के चलो कॉटन का आपने प्रोडक्शन किया, तो वो जो कॉटन है
वो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। शुगर कैन जो है आपके मोलासिस इंडस्ट्री में, आपके इथेनॉल इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। ठीक है। और आपका अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ, तो आपके जो लोग हैं जो इकोनॉमी में काम कर रहे हैं उनको ही खाना ठीक से नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो बहुत लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो अगर बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो उनमें एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे। उनको अगर एनर्जी नहीं आएगी तो इंडिया का इकोनॉमी ग्रो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कैसे एनर्जी नहीं आएगी? मतलब क्या, पहले अगर वही बंदा अगर 100 kg ऑफ गेहूं बना सकता था या 100 kg ऑफ प्रोडक्शन बना सकता था एक पेंट्स का, तो अभी वो पेंट के इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो वही 70 kg ऑफ पेंट्स बनाएगा यार। तो उस केस में इंडिया का इकोनॉमी तो हैम्पर होगा ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि बारिश नहीं आ रही है तो उसके वजह से अगर एग्रीकल्चर गुड्स अगर प्रोड्यूस नहीं हुए तो उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। क्यों? पहली तो बात, लोगों के शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि वो फूड कंज्यूम नहीं कर सकेंगे एट द हायर प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अनदर थिंग, अगर बारिश ही नहीं आई तो जो रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज में लगाया जा रहा है वो भी उनको नहीं मिलेगा। अगर वो भी उनको नहीं मिल रहा है तो उससे भी हमारी जीडीपी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट इंटरनेशनल आउटलुक। यार ऐसे ही इसराइल पैलेस्टाइन वॉर चलते रहा, रशिया यूक्रेन वॉर चलते रहा, चाइना की इकोनॉमी ऐसी ही गिरते रही, यूके में ऐसा ही डिफ्लेशन चलते रहा, तो कोई इंडियन गुड्स खरीदने को देखेगा क्या? एक्सपोर्ट्स की डिमांड रहेगी क्या इंडियन एक्सपोर्ट्स की? ऑब्वियसली नहीं। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से वो लोग डिमांड करेंगे? तो इसके वजह से अगर हमारा एक्सपोर्ट्स नहीं हुआ तो जिसके वजह से भी हमारा इंडिया का जीडीपी स्लो डाउन हो जाएगा, ऐसा ओईसीडी ने बताया है। ओके, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो 25-26 के बारे में उन्होंने क्या बताया? 25-26 में ना इंडिया का जीडीपी जो ग्रो होगा वो 6.5% से ग्रो होगा। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सम ऑफ आवर लेक्चर व्हिच इज हेल्ड around 7 to 8 days back. So kindly go through that lecture. It's very very important. Nominal GDP, real GDP एग्जाम में सवाल भी नहीं आएगा बट पता होना चाहिए ना, इंटरव्यू में तो पूछा जा सकता है। और ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए, जीडीपी 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 तो आपको पता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट मैं एक हिंट दे देता हूं, आप बाकी चीजें वो लेक्चर से पढ़ सकते हो। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो रियल जीडीपी हमें एक्चुअली बताता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, कौन सा जीडीपी हमें एक्चुअल टर्म्स में बताता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई है या नहीं हुई है? दैट इज रियल जीडीपी। ओके, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या बोला है? ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा 2024 में। पहले उनका प्रोजेक्शन था ओईसीडी का 2.9%, अभी उन्होंने प्रोजेक्शन कर दिया 2.7%। बट 2025 में जो ग्रो होगा इकोनॉमी वो उनके हिसाब से 3% के हिसाब से ग्रो होगा। इस साल जो ग्रो होगा 2024 में 2.9% से 2.7% गिर जाएगा, और 2025 में फिर से 3% पे इकोनॉमी चले जाएगा एज पर ओईसीडी। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? ये लाइन का बस एक मीनिंग समझ लो आप, ये बहुत गहरी लाइन लिखी हुई है, इसका आप मीनिंग समझ लो। Monetary policy needs careful calibration to bring inflation to targets while minimizing the impact on growth. Inflation in range होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन इन रेंज नहीं है तो इकोनॉमी कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, सीधा सीधा बोला गया है। कैसे? समझ लो। अगर हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन 2 to 6% में रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, पहले तो जीडीपी कैसे क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। अगर बॉर्बन बिस्किट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं 100 बॉर्बन बिस्किट एट 10 रुपीज, तो 100 into 10 कितना हो गया? 1000 रुपीज। सो ये टोटल वैल्यू हो गई बॉर्बन बिस्किट की। वैसे ही अगर पेंट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं 100 kg और उसकी भी वैल्यू है 10 रुपए, तो 100 into 10 कितना हो गया? 1000। सो यहाँ पे टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री कितना हो गया? 2000 kg, 2000 रुपीज। ओके,
तो ये पेंट्स और बॉर्बन बिस्किट लोग कब खरीदेंगे? जब उसका प्राइस अफोर्डेबल होगा, जब ये गुड्स अफोर्डेबल होंगे। अगर ये गुड्स अफोर्डेबल ही नहीं होंगे तो लोग उस चीज को खरीदना चाहेंगे क्या? किस चीज को? बॉर्बन बिस्किट और पेंट्स को लोग खरीदना चाहेंगे क्या? नहीं खरीदना चाहेंगे। ठीक है, अगर खरीदेंगे ही नहीं तो मतलब स्पेंड नहीं करेंगे इकोनॉमी के अंदर। अगर इकोनॉमी के अंदर स्पेंड ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी हमारी कभी भी इंप्रूव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो स्पेंडिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी के अंदर। जब स्पेंडिंग होगा तभी जाके इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। तो इसीलिए अफोर्डेबल प्राइसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल XYZ इंस्टीट्यूट अपना कोर्स कोर्स बेच रहा है 30,000 रुपीज पे, 40,000 रुपीज पे, और फिजिक्स वाला अपना कोर्स बेच रहा है 1,000 रुपीज पे। तो लोग किस प्रोडक्ट को खरीदने को देखेंगे? ऑब्वियसली क्वालिटी दोनों की सेम है। लोग किस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए देखेंगे? जो 1,000 रुपीज का है। तो 1,000 रुपीज के प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड रहेगा। ओके, 30,000 रुपए का गुड है, वो मान के चलो 10 ही लोगों ने खरीदा है। तो 10 लोग मतलब कितना वैल्यू हो गया यार वो सर्विसेज का? 3 लाख रुपए वैल्यू हो गया उस सर्विस का। बट 10,000 का अगर आपके, जस्ट अ सेकेंड लेट मी कैलकुलेट, 10,000 का अगर आपका 1,000 का भी कोर्स है, अगर वो 10,000 लोगों ने खरीदा, सो द वैल्यू बिकम्स 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि जो सस्ते में आपको चीज मिल रही है उस चीज का इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि फिजिक्स वाला 1,000 में बेच रहा है तो उसका रेवेन्यू है 1 करोड़, बट XYZ इंस्टीट्यूट 30,000 में अपना कोर्स बेच रहा है तो उसका जस्ट रेवेन्यू है 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस केस में नुकसान किसको हो रहा है? जो चीज 30,000 में बेची जा रही है। ओके, तो वैसे इंडियन इकोनॉमी के साथ भी होता है। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी को बोला है आप जितना अफोर्डेबल गुड्स बना सकते हो उतना अफोर्डेबल गुड्स बनाओ। जब आप अफोर्डेबल गुड्स बनाओगे तब वो गुड्स बहुत सारे लोग खरीदेंगे। जब बहुत सारे लोग उस गुड्स को खरीदेंगे तब ऑब्वियसली इकोनॉमी हमारा ग्रो करेगा। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी नीड्स केयरफुल कैलिब्रेशन टू ब्रिंग इन्फ्लेशन टू टारगेट्स। अगर इन्फ्लेशन टारगेट में है तो ही जाके इकोनॉमी की ग्रोथ इंप्रूव होगी। ओके, सो ये चीज आपको समझ गई है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड नाउ फॉर 5 more years। तो पहले ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी 2021 में। वेयर इट इज रिटन दैट, okay, this scheme was introduced in the year 2020। 2020 में क्या हुआ था यार? कोविड-19 आया था। कोविड-19 आया था तो क्या हुआ? उस केस में बहुत सारे लोगों की जॉब्स चले गई। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चले गई तो उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का तो काम है लोगों का के हित के लिए काम करना, लोगों की लाइफ इंप्रूव करना। तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं नहीं, हम लोगों को ऐसी भूखमरी से मरने नहीं देंगे, हमें उनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हम 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे। कितना प्रोवाइड करेंगे? 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे पर बेनिफिशियरी पर मंथ। ओके, कितना देने वाले? 5 kg। बट NFSA जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें पहले से ही बोला गया है कि यार जो गरीब लोग हैं ना, जैसे अंत्योदय अन्न योजना के लोग हैं, दैट इज नोन एज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीब से भी गरीब लोग हैं, दैट इज नोन एज अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशरीज। और दूसरे प्रायोरिटी होल्डर्स, दैट इज नोन एज पुअर हाउस होल्ड्स।
तो एनएफएसए में बोला है ऐसे लोगों को ना 5 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स तो देना ही देना है। तो एनएफएसए में ऑलरेडी हम 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स दे रहे थे ऐसे लोगों को जो गरीब लोग थे, और उसके ऊपर गरीब कल्याण अन्न योजना कितना दे रहा था, और एक्स्ट्रा 5 kg दे रहा था। तो उस केस में 2020 के टाइम पे 2022 तक, अभी 23 तक कितने फूड ग्रेन्स गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं? दैट इज मैक्सिमम 10 kg दिया जा रहा है गरीब लोगों को। क्यों? क्योंकि एनएफएसए 5 kg तो दे ही रहा है। वो हमारा एनएफएसए 2013 से चालू है, ये एक्ट 2013 से आया था, उसमें 5 किलो दिया ही जा रहा है। बट गरीब कल्याण अन्न योजना बोल रहा है हम और एडिशनल 5 किलो देंगे ताकि गरीब इंसान ठीक ठाक खा सके खाना। ठीक है, जब ठीक ठाक खा पाएगा तभी तो जाके खुश रह पाएगा वो। गरीब इंसान के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? उसको बस 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, वो इसीलिए काम करता है। ठीक है, तो ये रोटी देने का ही काम गवर्नमेंट कर रहा है अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अभी क्या है वो डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि ये स्कीम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकती है फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अभी यार क्या आ रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो गवर्नमेंट को वोट्स भी चाहिए लोगों से। ठीक है, तो वोट्स चाहिए तो उन्होंने क्या कर दिया, फ्री में फूड ग्रेन्स हम 5 साल के लिए अगले बांटेंगे, ये चीज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। ये चीज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अंडर दिस स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर और अगले 5 साल के लिए फूड ग्रेन्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2024 से उसके अगले 5 साल तक फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ओनली 5 kg टू दी बेनिफिशरीज। किस तरह के बेनिफिशरीज? गरीब लोगों को फ्री फूड ग्रेन बांटा जाएगा 5 किलो तक का। ओके, तो इस चीज के वजह से, स्कीम के वजह से अगले 5 साल में कितने लोगों का भला हो जाएगा? 800 मिलियन पीपल का भला हो जाएगा। ओके, दिस विल इंटेल द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ 11.80 ट्रिलियन रुपीज। ये 5 साल में इतना पैसा खर्च होगा गवर्नमेंट का ये फूड ग्रेन को प्रोवाइड करने के लिए, 11.80 ट्रिलियन रुपीज। तो एक साल में कितना लगेगा यार? अप्रोक्सीमेटली 2.4 ट्रिलियन रुपीज। तो आपको ये याद नहीं करना है, 11.80 बाय 5 कर दो, आपको अप्रोक्सीमेटली ये फिगर मिल जाएगा। सो 2.4 ट्रिलियन रुपीज एक साल में खर्चा किया जाएगा। और उन्होंने मंथली एक्सपेंडिचर के भी बारे में बताया। सो 2.4 बाय आप 12 कर दो, आपको ये फिगर मिल जाएगा, दैट इज 20,000 करोड़। तो बस एक कुछ चीज याद कर लो, दैट इज 11.80 ट्रिलियन रुपीज, और बाकी चीजों को डिवाइड करते रहना। ठीक है, पहले 5 साल को डिवाइड करो, उसके बाद 12 मंथ्स को डिवाइड कर लो। क्या क्या चीजें याद करोगे ना वरना। ओके, तो ये स्कीम लॉन्च हुई 2020 में, ये स्कीम का टेन्योर था 2022 तक। बट गवर्नमेंट ने देखा नहीं नहीं यार, और लोगों को हमें फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना चाहिए और एक साल के लिए। तो इसलिए ये स्कीम अभी एक्सटेंड है 31 दिसंबर 2023 तक। ये स्कीम नई चालू होने वाली है सेम नाम से फ्रॉम 1 जनवरी 2024। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, तो अभी तक ये स्कीम का इस साल का बजट क्या था? इस साल का बजट था 1.97 ट्रिलियन रुपीस। ये स्कीम के अंदर अभी कितना रुपए खर्च हुआ है? 95,000 करोड़ खर्च हुआ है इस फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। दैट इज नथिंग बट 48% ऑफ दिस बजटेड अमाउंट ऑफ 1.97 ट्रिलियन रुपीस। ओके, डिटेल में और 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे पर मंथ टू 813.5 crore people at no cost. You already know that. Scheme was introduced in 2020. You already know that. In December 2022 एक्सटेंशन मिला है, वो भी आपको पता है। एनएफएसए कब है? 2013 का है। और ये सवाल आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 ईएसआई 2021 या 22 में पूछा गया था। वहां पे पूछा गया था कौन से एक्ट के अंदर गरीब लोगों को फ्री फूड ग्रेन बांटा जाता है। ये चीज वो एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। सो योर आंसर वुड बी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। ओके, अंत्योदय योजना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आर एंटाइटल्ड टू 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ। एनएफएसए में बोला है कि जो एएवाई बेनिफिशरीज रहेंगे, हाउस होल्ड्स रहेंगे, उनको हम 35 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे पर मंथ। And this is per family that you should remember. Poorest of the poor household
में हम उनके फैमिली में 1 लोग भी है, 2 लोग भी है, 5 लोग भी है, 10 लोग भी है, उनको हम 35 केजीज डायरेक्टली देने वाले हैं। हम उनकी फैमिली काउंट नहीं करते बैठेंगे कि फैमिली में कितने लोग हैं, क्योंकि गरीब लोग है यार, गरीब से गरीब लोग है। ओके, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। बट प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स में पुअर लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, गरीब से गरीब नहीं है, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड में गरीब लोग हैं, इसलिए उनके फैमिली में हम गिनेंगे कितने लोग हैं, और फैमिली में जितने भी लोग रहेंगे उनके हिसाब से उनको 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 फूड ग्रेन दिया जाएगा। कितना फूड ग्रेन दिया जाएगा? 5 kg पर पर्सन दिया जाएगा। सो AAY हाउस होल्ड में हम पूरे फैमिली को दे रहे हैं, फैमिली का काउंटिंग नहीं किया जा रहा है क्योंकि दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में कुछ नहीं, पर पर्सन दिए जाने वाले हैं 5 kg रुपीस, 5 kg पर पर्सन पर मंथ का इतना फूड ग्रेन हम देने वाले हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो। ओके, NFO यार, न्यू फंड ऑफर कुछ नहीं, न्यू फंड ऑफर मतलब क्या? एक XYZ म्यूचुअल फंड है, अगर उस XYZ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है, मान के चलो, आदित्य बिरला सन लाइफ कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड्स को चलाती है। ओके, सो आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके म्यूचुअल फंड का नाम हो सकता है ब्लू कैप आदित्य बिरला फंड, स्मॉल कैप आदित्य बिरला फंड। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने म्यूचुअल फंड्स को चलाती है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी न्यू फंड ऑफर निकाला है। तो अभी ठीक है यार, अगर उनको बस ग्रीन सेक्टर्स के लिए पैसा कलेक्ट करना है लोगों से, ग्रीन सेक्टर एक उन्होंने म्यूचुअल फंड स्कीम निकाली, तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कौन लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे? जिनको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर राहुल को लगता है कि यार सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है, सोलर एनर्जी की कंपनीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो राहुल क्या करेगा? इनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा अपना पैसा। ये AMC को लगता है कि यार मुझे ना लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए अलग से म्यूचुअल फंड निकालना चाहिए। राहुल को लगता है कि नहीं यार, लॉजिस्टिक सेक्टर ग्रो करेगा, जैसे VRL लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनी, त्रिवेणी लॉजिस्टिक जैसी कंपनी, ओम लॉजिस्टिक जैसी कंपनी अगर ग्रो करेगी, तो राहुल जैसा इन्वेस्टर क्या सोचेगा? मैं इनके ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स फंड में अपना पैसा डाल दूं। न्यू फंड ऑफर मतलब एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम निकाली जा रही है एज पर दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। सो न्यू फंड ऑफर, नई म्यूचुअल फंड का ऑफर। NFO मैंने यहाँ पे क्यों डाला है? क्योंकि मुझे जस्ट आपका इसका फुल फॉर्म बताना था और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको देनी थी। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। बाकी जो भी चीजें लिखी हुई है आपको वो जानना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज पेटेंट वेवर। यार कुछ 4 कंट्रीज है, उनको लग रहा है कि हमने ना कोविड-19 में बहुत सारा कुछ इनोवेशंस किया है, हमने कुछ डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट लेके आए हैं, कुछ कोविड-19 के कुछ बहुत अच्छे मेडिसिन बनाए हैं, बहुत ज्यादा कुछ अच्छे मशीन्स बनाए हुए हैं, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, जिसके वजह से जो लोग हैं उनकी बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। उनमें कोविड-19 का इफेक्ट जो है, कोविड-19 डिसीज का इफेक्ट है, इनके मेडिसिन के वजह से, इनके डायग्नोस्टिक्स ट्रीटमेंट के वजह से इनकी बीमारी, लोगों की बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे 4 कंट्रीज को लगता है। कौन से 4 कंट्रीज? इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो इसलिए उन्होंने बोला है यार हमने इतना ज्यादा काम किया, हमें पेटेंट फाइल करने में कुछ तो बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, ठीक है, कुछ तो वेवर प्रोवाइड करो आप हमें, उन्होंने ऐसा बोला है। तो पेटेंट का वेवर क्यों बोल रहे हैं यार? वो मान के चलो पेटेंट को फाइल करने में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है, एक पेटेंट को फाइल करने में 1 करोड़ रुपए लग रहा है, बट कंपनीज बोलती है जो इंडिया में है या फिर साउथ अफ्रीका में, नहीं यार हम इतना तो नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे पास इतने तो डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कंपनीज, ये इंडियन कंपनीज, ये साउथ अफ्रीकन कंपनीज, ब्राजीलियन कंपनीज, इंडोनेशियन कंपनीज अपना पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। अगर वो पेटेंट फाइल नहीं कर पा रहे तो उन्होंने जो भी अभी तक मेहनत की है फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, वो मेहनत बेकार हो जाएगी। ओके, तो बेकार हो जाएगी मतलब क्या? उन्होंने जो भी किया है बाकी कंट्रीज के कोई भी कंपनीज उसको चुरा सकते हैं
और जिनके पास पैसा है वो उस पे पेटेंट फाइल कर सकते हैं। ओके, तो पेटेंट फाइल करने से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर कंपनी का ही होता है। तो अगर वो प्रोडक्ट को किसी को यूज करना है, XYZ कंपनी को यूज करना है, तो वो प्रोडक्ट की परमिशन लेने के लिए XYZ कंपनी को, इंडियन कंपनी को पूछना पड़ेगा। उनको पूछना पड़ेगा, अगर इंडियन कंपनी उनको अप्रूवल देती है तो ही जाके XYZ कंपनी वो पेटेंट के मदद से कुछ चीजें, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है टू देयर पर्टिकुलर क्लाइंट्स, टू देयर पर्टिकुलर कस्टमर्स, टू देयर पर्टिकुलर पेशेंट्स। ओके, तो पेशेंट का क्या फायदा है, पेटेंट का क्या फायदा है? पेटेंट के वजह से कंपनीज को, कंट्रीज को एडिशनल इनकम का एक सोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो पेटेंट इसलिए फाइल किया जाता है टू ब्रिंग द एडिशनल रेवेन्यू टू द कंपनी और टू द कंट्री। तो इसीलिए पेटेंट फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कुछ इनोवेटिव वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 कंट्रीज ने बोला यार हमें पेटेंट वेवर दे दो यार, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 मेंबर कंट्रीज ने कहाँ पे ये चीज को बोला है? ये चीज को बोला है, एक इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी ट्रिप्स की, ट्रिप्स काउंसिल की, जिसका नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में हुई थी। जिनेवा इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड, पता होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में एस्टैब्लिश्ड हुई है? 1995 में एस्टैब्लिश्ड हुई है। ओके, तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज LIC ने एक अपना नया स्कीम लॉन्च किया है, जो स्कीम का नाम है जीवन उत्सव। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, क्योंकि LIC लाइफ इंश्योरेंस स्कीम बेचती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो जीवन उत्सव है ये नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपको 2 वर्ड्स बताने हैं, नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? इंडिविजुअल मतलब मेरे खुद के नाम पे ही मैं वो इंश्योरेंस ले सकता हूँ, कुछ जॉइंट अकाउंट पे वगैरह मैं इंश्योरेंस नहीं ले सकता हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट पे ही इंश्योरेंस ले सकता हूँ। सेविंग्स, इट्स अ सेविंग्स प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम। मतलब क्या? मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, मान के चलो मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस मिलने वाला है, जिसके लिए मैं हर साल या हर महीने कंपनी को 10,000 का प्रीमियम पे कर रहा हूं। तो ये 10,000 का प्रीमियम जो LIC है वो शेयर मार्केट्स में नहीं लगाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स में ये मेरा पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। बाकी जगह जहां पे भी करना है वो जगह पे ये LIC मेरा पैसा इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग्स। बस ये सेविंग्स करके रखेगी LIC अपने पास। ठीक है, सेविंग्स मतलब कहाँ पे? वो बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकती है वो पैसा, वो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकती है, बट फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं कर सकती है। दैट इज वेरी ट्रू। ओके, तो नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? ओके, तो नॉन लिंक्ड मतलब क्या? नॉन लिंक्ड मतलब वही कि 10,000 रुपए राहुल ने पैसा दिया हुआ है, तो अगर वो पैसा शेयर मार्केट में डाला जाता है LIC के द्वारा, so that would be known as linked insurance scheme। क्योंकि अगर शेयर मार्केट इंप्रूव होता है या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स इंप्रूव होता है तो राहुल को उसके इन्वेस्टमेंट पे भी एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम मिल जाएगी। ओके, नॉन लिंक्ड मतलब, लिंक्ड मतलब जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स ग्रो होगा वैसे वैसे राहुल को अच्छे रिटर्न्स उसके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे मिलते रहेंगे। क्योंकि ये नॉन लिंक्ड है तो इसका रिलेशन कोई भी फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ नहीं रहेगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? ये चीज आपने फाइनेंशियल मार्केट्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं बता देता हूं। दिस इज अ कंसेप्ट फ्रॉम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। 4 ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के, तो आप फाइनेंस में आप पढ़ लेना। ठीक है, मुझे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? कि अगर आपको पता है कि अगर आपने कुछ LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो आपको कुछ 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद
कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, कुछ डिविडेंड्स भी दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उनके एक लायबल कस्टमर हो, आपने इतने साल तक LIC को चालू रखा है उनके साथ, ठीक है। तो अगर आप 10,000 रुपए पे कर रहे हो अगले 20 साल के लिए, तो कभी 10 साल के बाद आपको कंपनी बोनसेस भी प्रोवाइड करेगी इन द फॉर्म ऑफ 50,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। तो ये बोनसेस फिक्स्ड होते हैं, आपके पॉलिसी में लिखे होते हैं कि हम आपको 50,000 रुपीज ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये एग्रीमेंट में लिखा होता है जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदोगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग। जब अगर आपको फिक्स्ड बोनसेस मिल रहे हैं तो आप उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलोगे। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? जैसे जैसे LIC अपना बिजनेस ग्रो करेगी, जैसे जैसे LIC को प्रॉफिट्स होते रहेंगे, वैसे वैसे वो प्रॉफिट्स का भी हिस्सा आपके साथ बांटा जाएगा। राहुल प्रीमियम ले रहा है, राहुल लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहा है, अगर LIC अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो LIC के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा राहुल को दिया जाएगा, इफ दिस इज अ पार्टिसिपेटिंग स्कीम। इफ दिस इज अ पार्टिसिपेटिंग स्कीम, नॉन पार्टिसिपेटिंग कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, कंपनी कैसे भी परफॉर्म करो, और उसमें फिक्स बोनसेस की बात की जाएगी। पार्टिसिपेटिंग में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपका जो बोनसेस भी है वो भी अच्छा अच्छा इंप्रूव होते जाएगा। अगर कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो आपको जो बोनसेस मिलने वाले हैं वो भी कम 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 होते जाएंगे। ओके, मिनिमम सम अश्योर्ड कितना है? 5 लाख का है। प्रीमियम कितने साल के लिए पे करना है? 5 से 16 साल के लिए पे करना है आपको। मिनिमम एंट्री क्या है? 8 ईयर्स, और मैक्सिमम एंट्री है 65 ईयर्स। नेक्स्ट इज पॉस्को। यार हमने देखा है निर्भया गैंग रेप केस, सबको पता होगा। तो ये निर्भया गैंग रेप केस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लॉन्च करने की बात की है, ठीक है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स लॉन्च करने की बात की थी, और ये स्टार्ट हमने की भी है। कब लॉन्च की है? 2019 में हमने इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे क्या बोला है, और ये लॉन्च करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो ऐसे परपिट्रेटर्स होते हैं जो रेप में इन्वॉल्व है, जो ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट चाहती है, पूरी इंडिया की जनता चाहती है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कड़ी सजा दी जाए। बट हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि उनको एक केस भी अगर अगर रिजॉल्व करना है तो उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाते हैं। तो अगर इतना टाइम अगर एक रेपिस्ट को सजा देने में लग रहा है तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। अगर किसी ने ऐसा कुछ चीज किया है तो उसको तभी के तभी उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ऐसी इंडिया की जनता चाहती है, वो उसकी फैमिली चाहती है, और उसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है। तो इसलिए हमने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए जहां पे ये सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स को फटाफट सॉल्व किया जाएगा। तो याद रखिए, तो हमने ये कितने चालू किए थे? 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चालू किए थे, बट जिसमें से अभी बस 754 ही ऑपरेशनल है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है देख लेंगे। अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूइंग फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर अनदर 3 इयर्स, 3 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ये और 3 साल तक चालू रहेंगे। ये कब खत्म होने वाले थे? ये खत्म होने वाले थे, इनकी वैलिडिटी खत्म होने वाली थी March 31, 2023 में। तो इसके बाद और 3 साल एक्सटेंड हो जाने वाले हैं। तो कब तक हो जाएंगे? 31 मार्च 2026 तक ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की अभी वैलिडिटी बढ़ा दी है, जो चीज आपको याद रखना है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ड्रोन्स। ड्रोन्स के बारे में मैंने आपको बताया अभी जस्ट जब स्टार्ट कर रहे थे हम, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये किसके लिए है? जो भी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम आपको ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम आपको ड्रोन्स प्रोवाइड करके आप आपके विमेन का इनकम बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो विमेन का इनकम बढ़ाने के लिए ये ड्रोन्स प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सच काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर मोदी जी को क्या बोलना है कि हमें हर एक महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है उसको लखपति बनाना है।
उसको क्या बनाना है, उसको लखपति बनाना है। दिस इज द एम ऑफ द प्रधानमंत्री मोदी जी। ओके, सो ये किस तरह की स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम? अगर फॉर एन एग्जांपल एक स्कीम है पीएम किसान, ठीक है, उसका अगर उसमें आपको कितना रुपए दिया जा रहा है, एक साल में फार्मर को 6,000 रुपए दिया जा रहा है। तो ये 6,000 रुपए देने का काम किसका है, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या, ये 6,000 में से कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो ऐसा स्कीम जिसमें बस सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है बेनिफिशरीज को, दैट इज नोन एज सेंट्रल सेक्टर। ऐसा स्कीम जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, दैट इज नोन एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, सो नाम से ही पता चल रहा है स्पॉन्सर्ड, दो लोग मिलके स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, तो इस चीज से आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो ये जो स्कीम लॉन्च की है ड्रोन्स को देने वाली, इसका नाम अभी तक पता नहीं है, देखते इसका नाम क्या क्लियर हो जाएगा। तो मे बी इसका नाम ही कुछ नहीं रखा होगा। आपको जो सवाल ऐसे ही आ जाएगा कि ये ड्रोन्स के लिए, जो ड्रोन्स के लिए स्कीम बनी गई है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसका बजट क्या है। तो उसका बजट आपको पता होना चाहिए 1261 करोड़ है। ये स्कीम 2 साल तक चलेगी, ठीक है। कब से कब तक यार, 2024-25 1 अप्रैल 2024 से ये स्कीम चालू हो जाएगी और उसके 2 फाइनेंशियल ईयर तक चलते रहेगी, ठीक है। तो कितने लोगों को हम इसमें ड्रोन प्रोवाइड करने की बात करें, 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगा, जो भी कॉस्ट रहेगी ड्रोन की। फॉर एन एग्जाम्पल ड्रोन की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए में से 80% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करने वाला है, दैट इज 8 लाख रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगा। और बाकी का जो 20% है, इन लोगों को बोला गया है, कौन लोगों को, क्लस्टर लेवल फेडरेशन को बोला गया है कि आप आपके विमेन एसएचजी को लोन आप प्रोवाइड कर दो। लोन कहां से प्रोवाइड कर सकते, बैंक में जाके प्रोवाइड कर दो या एनबीएफसी में जाके प्रोवाइड कर दो, बट बाकी 20% की जिम्मेदारी क्लस्टर लेवल फेडरेशन की रहेगी। 80% बाय सेंट्रल, 20% बाय क्लस्टर लेवल फेडरेशन। आते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, नीचे हम आएंगे। ओके, तो 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन वुड बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट। बाकी का जो एसेसरीज लेना है ड्रोन्स के लिए, तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा। कितना देगा, मैक्सिमम 8 लाख रुपीज देगा। ये जो ड्रोन पायलट है यार, कोई ना कोई तो चाहिए ना ड्रोन चलाने के लिए, तो ड्रोन पायलट्स को रिस्पेक्ट के तौर पे 15,000 रुपए दिए जाएंगे और उसके को पायलट को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी यार हमारे पास इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बट उसमें हम 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही इस स्कीम का बेनिफिट देने वाले हैं। तो यार कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनको ही हम ये स्कीम का बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, दोनों दीनदयाल अंत्योदय योजना, इट विल बी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एज वेल एज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दोनों दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर हम देखे जाएंगे कि कितने एसएचजीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, और वो एसएचजीज को ही हम चुनेंगे फॉर द पर्टिकुलर ड्रोन स्कीम। तो बाकी 20% ऑफ पैसा कौन प्रोवाइडेगा, ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन पहुंचाएगी ऑफ एसएचजीज इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो जो भी विमेन एसएचजी लोन ले रही है 20% का, मान के चलो उन्होंने 20 lakhs का लोन लिया है फ्रॉम दिस क्लस्टर लेवल फेडरेशन ऑफ एसएचजी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैंक, तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन इज नथिंग बट द इंटरेस्ट डिस्काउंट। ओके, अगर 20 लाख पे उनको 7% का लोन दिया जा रहा है, पर क्योंकि ये स्कीम लॉन्च हुई है, ये स्कीम में बोला गया है कि उनको सबवेंशन दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, तो उनको इंटरेस्ट डिस्काउंट भी दिया जाएगा। कितने का, 3% का। तो मान के चलो XYZ लिमिटेड एसएचजी, वो एसएचजी को इनके अंदर, ये स्कीम के अंदर
उनको बेनिफिट दिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो उनको 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। ओके, और दूसरे एसएचजी है एबीसी लिमिटेड, जिनको इस स्कीम के अंदर लोन नहीं दिया जाने वाला है, वो इस स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी नहीं है, तो उनको भी चाहिए 20 लाख का लोन। तो अगर उनको ये पर्टिकुलर ड्रोन्स के लिए, ड्रोन्स खरीदने के लिए अगर उनको लोन चाहिए, तो उनको 7% के हिसाब से लोन दिया जाएगा। ओके, बट जो XYZ लिमिटेड है, जो बेनिफिशियरी है, उनको 3% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो बेनिफिशियरी वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको आइडियली लोन कितने में मिल रहा है? 7 - 3%, दैट इज 4% पे उनको लोन दिया जा रहा है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। ओके, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? यहाँ पे ऐसी सारी चीजें लिखी जाती है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस आ रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, तो जीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में आ जाता है। तो वो जीएसटी में से कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए और कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है बाय द फाइनेंस कमीशन। ओके, तो 50% मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, जितना भी टैक्सेस कलेक्ट किया हुआ है उन्होंने, तो ये चीज फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। तो इस चीज को उनको अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस एग्रीमेंट में भी लिखना होता है। सो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट एग्रीमेंट जो फाइनेंस कमीशन बनाता है। वहां पे ये लिखता है कि कितना पैसा स्टेट्स को मिलना चाहिए, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, और कितना पैसा कौन से स्टेट्स को मिलना चाहिए। ऑब्वियसली यूपी और महाराष्ट्र को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, वहां पे ये चीज लिखी होगी एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ओके ओके, तो उसमें ये भी लिखा जाएगा कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है, उनको भी कितना पैसा दिया जाना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोविजन क्या है कि ये जो भी टैक्सेस कलेक्ट किया जा रहा है सेंट्रल के द्वारा, उसमें से सेंट्रल को कितना मिलना चाहिए और स्टेट्स को कितना मिलना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से स्टेट्स को कितना पैसा जाना चाहिए, और पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है उनको भी कितना कितना पैसा जाना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये चीज तो मैंडेटरी फाइनेंस कमीशन को करनी ही करनी है। बट उसके अलावा यार फाइनेंस कमीशन इतनी बड़ी बॉडी है, तो ये तीन ही काम देख के थोड़ी उनको छोड़ देंगे, उनको नई नई चीजें भी बताई जाती है। उनको क्या बताया जाता है कि अब आप हमें ना ये भी डिसाइड करके दो कि स्टेट गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करनी चाहिए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि डिफेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्टैंड मजबूत करके रख सके। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन को ये भी बोला है कि बताओ यार स्टेट्स हमें कितना देने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है फाइनेंस कमीशन को कि आप हमें बताओ कि स्टेट्स के तरफ से हम कितना पैसा लेने चाहिए ताकि हमारा जो डिफेंस बजट है वो मजबूत हो जाए। ओके, उन्होंने और बात की है डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को कितना पैसा देनी चाहिए इन द बिगिनिंग, ताकि वो अपने डिजास्टर्स को ठीक से मैनेज कर सके। ये भी काम फाइनेंस कमीशन का है। ओके, तो ये चीजें ऐड की हुई थी 15th फाइनेंस कमीशन में इन दिस पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट याद रखिए 2005 का है। सेक्शन 23 में ये चीज लिखी गई है कि फंड्स कैसे अलोकेट होने चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिजास्टर्स इन देयर पर्टिकुलर स्टेट। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 15th फाइनेंस कमीशन की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। कब खत्म होने वाली है? 31 मार्च 2025 को 15th फाइनेंस कमीशन खत्म होने वाला है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो भी सजेशंस उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिए हैं, वो सारे के सारे सजेशंस वॉइड हो जाने वाले हैं। कब? 31 मार्च 2025 को। ओके, तो उसके बाद अगर 5 साल के लिए सजेशन चाहिए, तो हमें कोई ना कोई नया फाइनेंस कमीशन बिठाना पड़ेगा, उनसे सजेशन लेने पड़ेंगे
कि हमें क्या करना चाहिए, कितना स्टेट्स को पैसा देना चाहिए, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, कितना डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के लिए पैसा देना चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें ये जो करनी पड़ती है फाइनेंस कमीशन को, ये अभी 16th फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि कितना पैसा स्टेट को जाएगा, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, तो ये 16th फाइनेंस कमीशन के जो भी सजेशंस रहेंगे वो कब से वैलिड हो जाएंगे, 15th फाइनेंस कमीशन के खत्म होने के बाद। कब खत्म होने वाला है, 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाला है। ओके, तो इनके सजेशन 1 अप्रैल 2026 से वैलिड रहेंगे। बट सजेशंस तो अभी देने पड़ेंगे ना, सजेशंस में काम करना पड़ेगा, तो उनको 2 साल की मोहलत दी हुई है। तो अभी 16th फाइनेंस कमीशन हमने बिठा दिया है। 16th फाइनेंशियल कमीशन को बोला है कि आपको 31 अक्टूबर 2025 तक आपको आपके रिकमेंडेशंस हमें सबमिट करने हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है। अभी 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, उनके मेंबर्स कौन है, हमें नहीं पता है, क्योंकि इनका रिक्रूटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा हमें सोर्सेस बता रहे हैं। जब भी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पता चल जाएंगे, उनका नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है एनके सिंह, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, अभुदया अभुदया अभुदया, ये चीज बार बार चल रही है, बार बार चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि इनमें ये कंपनीज में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रॉब्लम थे। What is meant by corporate governance? What is meant by governance? We have already discussed in our previous lectures. Okay. तो गवर्नेंस का कुछ इशू चल रहा था। Okay. तो गवर्नेंस का क्या इशू चल रहा था, जो उनकी मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजमेंट है, उनके एम्प्लॉइज है, वो फिक्र ही नहीं कर रहे थे। किस बात की फिक्र नहीं कर रहे थे, यार एनपीए तो बढ़ रहा है कम, वो पर्टिकुलर बैंक का, अभुदया बैंक का, बट उसको रिकवर करने में मैनेजमेंट कुछ भी एफर्ट्स नहीं ले रहा था, और जिसके वजह से जो एनपीए थे वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे, और एनपीएस का रिकवरी भी नहीं हो रहा था। तो ये एनपीएस का रिकवरी ना होना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अभुदया बैंक का, यही सबसे बड़ा गवर्नेंस इशू था अभुदया बैंक का। इसीलिए ये बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिसेंटली आरबीआई ने रिप्लेस कर दिया है, और आरबीआई ने अपना खुद का बंदा बिठा दिया है, हु वाज द फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनको बोल दिया है कि आप अभी बैंक को चलाओ, बैंक को ऐसा चलाओ कि आप हमें एनपीए कम कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रॉस एनपीए बैंक का भी 12% है, उसको हमें लेके आना है 8% पे, ऐसा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई को। तो कौन से एम्प्लॉय को बिठाया है टू दी डायरेक्टर ऑफ अभुदया बैंक रिसेंटली बाय द आरबीआई, इस चीज के बारे में हमने 7-8 दिन के लेक्चर पहले पढ़ा था। तो उस पर्सनालिटी का नाम क्या है, उस ऑफिसर का नाम क्या है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो क्या होता है ना कि अगर कुछ बैंक में अगर प्रॉब्लम है, तो आरबीआई बोलता है कि नहीं नहीं, सब आप ना बिजनेस बंद कर दो आपका, ठीक है, बिजनेस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। वो बोलता है कि आप कुछ टाइम तक लोन नहीं दे सकते हो, कुछ टाइम तक आप लोगों को जितना चाहिए उतना डिपॉजिट्स विड्रॉ करने के लिए नहीं दे सकते हो, आप कुछ टाइम तक ब्रांचेस नहीं ओपन कर सकते हो। ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं बैंकों के ऊपर, अगर उनकी सिचुएशन खराब होती है तो। बट ये बैंक पे नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये बैंक अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस अच्छा परफॉर्म कर रही है मतलब क्या कर रही है, इस बैंक ने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर बहुत ज्यादा पैसा निकाल के रखा है। अभी एसएलआर कितना है आपका, 18% है, बट इन्होंने 18% से ऊपर बहुत ज्यादा पैसा निकाल के रखा है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर पूरी बैंक भी अगर डूब गई, तो उस केस में डिपॉजिटर भी अगर बैंक के पास पैसा लेने के लिए आया, तो उस केस में भी बैंक डिपॉजिटर को पैसा लौटा सकती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने एसएलआर में लिमिट से ज्यादा पैसा साइड में रख के रखा है। तो इस कंडीशन के वजह से आरबीआई ने अभुदया के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं। बट ये रेस्ट्रिक्शंस आपने देखे होंगे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लगाए गए थे, लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर लगाए गए थे। ओके, तो ये महाराष्ट्र, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पे क्या होता है, विच फेस बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस और ऑल इंक्लूसिव डिस्ट्रक्शन इन आरबीआई पैरलेंस, वेयर द रेगुलेटेड सुपरसीडेड द बोर्ड इन सितंबर 2021। ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस मतलब
यहाँ पे आरबीआई बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, वहां पे बोलता है कि आप ब्रांचेस ओपन मत करो, आप नया लोन्स मत प्रोवाइड करो, आप किसी बंदे को जितना चाहिए उतना डिपॉजिट्स मत निकालने दो, तो ये सारी चीजें बताता है। तो अगर ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन लगाया जाता है बाय द आरबीआई, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई है, वो बैंक अभी डूबने वाली है। तो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन जब भी लगाया जाता है तब डीआईसीजीसी का काम आ जाता है, ठीक है। जिस दिन भी ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन लग गया, उसके 90 दिनों बाद, जिस दिन भी बैंक डूब गई, उसके 90 दिनों के अंदर डीआईसीजीसी को, कस्टमर्स को, डिपॉजिटर्स को उनका पैसा लौटाना पड़ता है। डीआईसीजीसी मैक्सिमम कितना पैसा लौटाती है? मैक्सिमम 5 लाख रुपीस पर डिपॉजिटर, याद रहना चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे अभी इतना डिटेल में हम जा ही रहे तो और थोड़ी एक चीज पढ़ लेंगे, व्हाट इज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए टोटल एनपीए ऑफ अ बैंक, अगर बैंक का एनपीए है 100 करोड़, तो दैट एनपीए वुड बी कॉल्ड एज ग्रॉस एनपीए। व्हाट इज नेट एनपीए? नेट एनपीए इज नथिंग बट ग्रॉस एनपीए माइनस द प्रोविजनिंग। ओके, सो प्रोविजनिंग मतलब क्या? ऐसा पैसा जो निकाला गया है बफर में अगेंस्ट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट 100 करोड़ है तो उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग कितना होना चाहिए, आरबीआई के डायरेक्शंस में लिखा हुआ है। आरबीआई कभी बोलती है कि 15% होना चाहिए प्रोविजनिंग, दैट इज 100 करोड़ का एनपीए है तो आप उसका 15% साइड में निकाल के रखो। कभी बोलती है 25 से 40% होना चाहिए। ओके, तो अगर 100 करोड़ है तो कभी कभी उनको बोला जाता है कि आप 40 करोड़ प्रोविजनिंग साइड में रखो। अगर वो लोन अगर लॉस एसेट ही है, अगर बैंक को लगता है और आरबीआई के ऑडिटर्स को लगता है कि यार ये एनपीए से कभी भी पैसा नहीं आ सकता है बैंक को, तो उस लॉस एसेट के चक्कर में आरबीआई बोलता है कि आपको 100% पैसा साइड में रखना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रॉस एनपीए। तो अगर ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ का है, अगर वो लॉस एसेट है, तो उस केस में आरबीआई बैंकों को बोलेगी कि आपको प्रोविजनिंग जो रखना है 100% का रखना है। तो लॉस एसेट के केस में 100 करोड़ पूरा का पूरा साइड में निकाला जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर अभुदया बैंक और बाय एनी पर्टिकुलर बैंक। ओके, तो इस केस में 25 to 40% कब बोलता है, 10% कब बोलता है और 100% कब बोलता है, इसके बारे में ये थोड़ा डिटेल लेक्चर हो जाएगा जब हम एनपीए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आपको प्रोविजनिंग समझ में आ गया होगा। प्रोविजनिंग इज नथिंग बट एनपीए जितना भी हुआ है उसके अगेंस्ट में आपको कुछ पैसा साइड में निकाल के रखना है। ओके, वेरी क्लियर। सो व्हाट इज मेंट बाय विलफुल डिफॉल्टर, उसके बारे में आप मुझे बता दो। इसके बारे में रिसेंटली डेफिनेशन प्रोवाइड किया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो मुझे डेफिनेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में। ओके, सीओपी 28 हम बार बार बात करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस। वर्क प्लेस एआई चैटबॉट, ये कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाएगा तो एग्जामिनेशन में आ जाएगा। सो हमने पता है हमें चैटबॉट्स क्या होते हैं, हम बार बार वही बात कर रहे हैं। अभी एयर इंडिया ने कुछ निकाला है, इंडिगो ने कुछ निकाला है, वही हम बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेके भी आपको समझाया था। तो वैसे ही अमेजोन ने एक वर्क प्लेस चैटबॉट निकाला है जिसका नाम है अमेजोन क्यू, जिसका नाम है क्यू। ओके, तो अमेजोन का ये चैटबॉट है। तो ये कौन से कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या कौन से कस्टमर्स ये चैटबॉट की मदद से चैटबॉट की सर्विसेज ले पाएंगे? Amazon वेब सर्विसेज ये क्लाउड सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे आईटी कंपनीज यूज करती है Amazon से। तो जो भी आईटी कंपनीज Amazon का Amazon वेब सर्विसेज यूज कर रही है, वो ही आईटी कंपनीज ये चैटबॉट क्यू का यूज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन AWS में कहाँ पे कौन सी चीज है। जैसे आपको हेल्प में अभी जा रहे हो तो हेल्प में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, वो चीजें अभी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप Amazon वेब सर्विसेज के कस्टमर हो तो ये आप चैटबॉट ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा।
आप वहां पे कोड लिख सकते हो, कोड रिव्यू कर सकते हो, जो भी आपने कोड लिखा वो सही है या गलत है, ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हो। अगेन देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, चार्ली मुंजर who was popularly known as the Warren Buffett's right hand man. Okay. तो वॉरेन बफेट की एक बहुत फेमस कंपनी है जिनका नाम है बर्कशायर हैथवे। उस कंपनी में को फाउंडर थे आपके चार्ली मुंजर। ठीक है, तो चार्ली मुंजर को राइट हैंड माना जाता था वॉरेन बफेट का, याद रखिए। तो मुझे एक चीज बताइए, वॉरेन चार्ली मुंजर के बारे में एग्जामिनेशन में क्या क्या आ सकता है, वो चीज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो आज आपके लिए दो होमवर्क है। पहली तो बात, चार्ली मुंजर के बारे में बताइए कि ऑबिचुअरी में क्या क्या आ सकता है। विलफुल डिफॉल्टर के बारे में बताइए कि और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको मुझे बतानी है। So this is the end of our session. I hope you like the lecture very much because we have studied everything in much detail. This will be very useful for your objective examination as well as descriptive examination. Because if you understand the concepts well, you can write very well answers in your examination. So try focusing on understanding the concepts. Okay, and this will obviously be beneficial to objective examination also, because we have studied the schemes. They will ask about the amount that will be given under the scheme, what is the budget of the scheme, what is the honorarium which would be given to pilots and co-pilots. So such kind of things would be asked in the objective paper. Okay, and thank you so much. This is the code that you need to remember in your life. Don't let anyone tell you what you can't do. फॉलो योर ड्रीम्स एंड परसिस्ट। आपको ही पता होता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है। अगर वो चीज आपको पता है तो आप ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। इसलिए खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई गेस वी शुड रैप आवर सेशन हियर, and thank you so much. We will be meeting tomorrow for such kind of lecture again. Thank you so much for your time. If you like the content, if you like the session, do let me know in the comment section. If you like the session, do let me know in the comment section as well as like the session. If you even dislike the session, please press a dislike button so that I would know if you are liking it or disliking it. As the if you comment, that is the best for me, because I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan, so your comments are much more valuable to me. Thank you so much. My name is Rahul Kopulwar. I hope to see you again in tomorrow's lecture.